नमस्कार, मैं हूं अनुज सिंघल और मैं इस समय मौजूद हूं एनएससी में, जो भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज तो है ही, दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज भी है। और भारत में इस समय जो इक्विटी कल्ट चल रहा है उसका शायद सबसे बड़ा गवाह भी है। और मेरे साथ आज 3 महारथी जो इस इक्विटी कल्ट में इक्वली पार्टिसिपेंट रहे हैं वो मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं। मेरे सबसे पास बैठे हैं नीलेश शाह, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ। नवनीत मुनोज साथ में बैठे हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ। और एस नरेन, आईसीआईसीआई प्रू के ईडीओ सीआईओ, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा देखिए, जो हमारी ड्रेस है ये हमने चुनी नहीं थी, ये बाय डिफॉल्ट बाय चांस मैंने आज आके नोट किया। तो मैं और नीलेश भाई थोड़ा इस समय मार्केट का मूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नरेन इस समय थोड़ा सा, हर बार नरेन हाइब्रिड की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक मिक्स कलर में रेड है उनका भी, लेकिन उस लेवल का रेड नहीं है जो मेरा और नीलेश भाई का है। और नवनीत जी कॉम्पेंसेट करने के लिए पूरा ग्रीन पहन कर आए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवनीत भाई, आपने ग्रीन पहना है तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। इस समय मार्केट को ग्रीन कलर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये हो क्या रहा है मार्केट में? नहीं, पर अगर अनुज भाई, सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो पिछले साल मिले वहां से देखेंगे तो पूरा ग्रीन का ही माहौल है, पूरी हरियाली है बाजार में। आप पिछले कुछ दिनों का करेक्शंस को बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद भी मेरे ख्याल में निफ्टी शायद 25% ऊपर है। अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स देखें तो 45% ऊपर है। भारतीयों का पैसा तो गोल्ड में लगा रहता है, वो भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 वर्ष में। और बॉन्ड यील्ड्स भी 50 बेसिस पॉइंट गिर गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट, तो वहां भी पैसे बने। तो ये साल तो हर एक एसेट क्लास के लिए बहुत अच्छा रहा है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी मंदी देखने में मिली है, जो मुझे लगता है कि हर बुल मार्केट में इतनी तेजी के बाद लाजमी है। थोड़ा करेक्शन होने से बाजार हेल्दी बनता है, और मुझे लगता है कि थोड़े करेक्शन के बाद, चाहे थोड़ा टाइम करेक्शन हो जाए, थोड़ा प्राइस करेक्शन हो जाए, बाजार वापस हेल्दी होकर भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल। नीलेश भाई, हैप्पी दिवाली आपको मेरी तरफ से और हमारे पूरे चैनल की तरफ से। मार्केट के लिए एक पिछला समझ काफी अच्छा रहा। वो रिसेंसी बायस में हम सिर्फ शायद पिछले 15 दिन का मूव देखकर थोड़ा सा डर गए हों, लेकिन क्या इस 15 दिन में जो मूव आया इसमें कहीं ना कहीं कोई लेसन छुपा है? फर्स्ट ऑफ ऑल अनुज भाई, सीएनबीसी आवाज के सभी परिवारजनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग तकरीबन 6-7 महीने से कह रहे थे कि सोच समझ के निवेश करिए, जहां पे वैल्यूएशन महंगा है, फ्लोटिंग स्टॉक कम होने की वजह से जहां पे वैल्यूएशन आसमान को छू रहा है, वहां पे सावधानी बरतिए। अब वो चीजें करेक्ट हो रही है, तो मैसेज वही एकदम सिंपल है, क्वालिटी में निवेश करिए, मोमेंटम में नहीं। वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए, प्राइस के ऊपर नहीं। एंड लंबी अवधि के लिए निवेश करिए और इस करेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी मानिए अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने के लिए। ओके। नरेन जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाया जाए, कम किया जाए? आप तो हाइब्रिड और बैलेंस फंड की काफी वकालत करते हैं, इस समय क्या व्यू रहेगा? सभी दर्शकों का शुभ कामनाएं दिवाली के लिए। अभी मार्केट लास्ट 1 ईयर से हम एसेट एलोकेशन बात कर रहे हैं। उस समय में मार्केट बहुत ऊपर गया और अभी लास्ट 15 दिन में थोड़ा नीचे गया है। अभी भी हम एसेट एलोकेशन ही बात करेंगे, क्योंकि मार्केट 1 साल में बहुत ऊपर गया है और इंडिया का फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। इससे बेटर कंट्री या फिस्कल डेफिसिट या ग्रोथ या इन्फ्लेशन बहुत डेवलप मार्केट से भी अच्छा है। लेकिन क्या हुआ है कि वैल्यूएशन उससे भी बढ़ गया और सेंटिमेंट में क्या हो गया कि कोई भी आईपीओ आया, कोई भी मार्केट आया, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। उसके कारण एक करेक्शन अच्छा है एक्चुअली, और ये करेक्शन का रहेगा भी थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बहुत ऊपर गया है। इसके कारण थोड़ा मॉडरेशन इन सेंटिमेंट में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ गया, और वो सब थोड़ा कम होने से अच्छा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा कि हम एसेट एलोकेशन बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी डेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, सब इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहा था। और 2-3 महीने ऐसा रहेंगे तो सब इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन करेंगे। मार्केट का फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वैल्यूएशन और सेंटिमेंट में ही प्रॉब्लम है।
2-3 महीने मार्केट ऐसा रहेगा तो मैं तो सोच रहा हूँ मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ 2-3 महीने अगर मार्केट ऐसा रह गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी और बहुत पेन है इस समय। नीलेश भाई, ये अर्निंग सीजन एक्सपेक्टेड था कि खराब होगा या फिर थोड़ा वीक होगा, लेकिन आपने सोचा था इस तरीके के अर्निंग्स रिएक्शन आएंगे? मतलब बजाज ऑटो 12% गिर जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर 8% गिर जाएगा। क्या ये ओवर रिएक्शन है मार्केट का, ये कुछ और मार्केट कहने की कोशिश कर रहा है? एक अनुज भाई, इस वक्त जितने भी नतीजे आए हैं वो जनरली बिलो एक्सपेक्टेशन आए हैं। कुछ डेटा जो है अगस्त और सितंबर महीना का, जैसे ऑटो सेल्स में इन्वेंट्री बढ़ गई, डिस्काउंट बढ़ गए, पेट्रोल डीजल सेल्स नेगेटिव ग्रो हुआ, जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ से कम है, सीमेंट वॉल्यूम कम है। तो सितंबर के रिजल्ट्स में शायद मार्केट ने इन चीज़ों को उतना डिस्काउंट नहीं किया था जितना करना चाहिए। अब ये बारिश की वजह से है, श्राद्ध पीरियड की वजह से है, या सरकार ने पहले 4 महीने में उतनी तेजी से खर्चा नहीं किया इलेक्शन की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से है। अगर इस फेस्टिवल सीजन में बिकवाली होती है, सेल्स होती है, कंजम्पशन बढ़ता है, तो मेरे हिसाब से मार्केट को विश्वास बरकरार रहेगा कि नतीजे सितंबर क्वार्टर के बिलो एक्सपेक्टेशन है, बट दिसंबर और मार्च में रिकवरी हो जाएगी। बट अगर इस फेस्टिवल सीजन में हम कंजम्पशन को ऊपर आते नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली लोगों के अर्निंग्स एस्टीमेट में थोड़ा डाउनग्रेड होगा। बट इस मार्केट को आप 2 तरीके से देखिए। एक मार्केट है जहां पे लेने का समय है, अब बॉटम कहां बनेगी कोई नहीं कह सकता, बट आप वैल्यूएशन वाइज अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास ले रहे हैं, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है। आप इस समय अगर निवेश करेंगे तो आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए। ये लाल कलर हमने इसलिए पहना है कि लोग अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करें। और दूसरी एक मेरी पारुल से बैग थी, लास्ट टाइम मैं ग्रीन कलर का कुर्ता पहन के आया था तो बोला देखो मार्केट चल गई। मैं वो अंधश्रद्धा दूर करना चाहता हूं कि लाल कलर के कुर्ते के बावजूद भी मार्केट चलेगा, बट आपको आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी। और एक मार्केट आज भी अनुज भाई ऐसा है जहां पे करेक्शन के बावजूद लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन ऊपर है, वहां पे करेक्शन और आ सकता है। वो जो छोटे स्टॉक्स है सारे के सारे। नहीं, बिल्कुल। खैर देखिए, हमारे कलर के हिसाब से अगर मार्केट चले तब तो हमारे जो टेलर्स हैं वो दुनिया के सबसे रिच आदमी बन जाएंगे। लेकिन नवनीत जी, इसी पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा के डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों कंजम्पशन नंबर्स खराब और आउटलुक भी थोड़ा खराब दिख रहा है। ऐसे में ईपीएस डाउनग्रेड अपनी तरफ, क्या वैल्यूएशन भी मार्केट थोड़ा सा रीसेट कर रहा है? जो आज लीवर में रिएक्शन आया, क्या वो उसका थोड़ा सा एक वार्निंग साइन है? आई थिंक थोड़ा सा रीसेट हो रहा है। हम पिछले कुछ क्वार्टर से देखें, बाजार एक ऐसा था कि चाहे अच्छे समाचार आए चाहे बुरे समाचार आए, बाजार को ऊपर जाना है। कंपनियों के नतीजे भी चाहे अच्छे आए या बुरे आए, कोई न्यूज अच्छी आए या बुरी आए, प्राइस तो ऊपर ही जाना है। वैसा बंद हो गया है। बाजार में एक डिस्क्रिमिनेशन आ गया है। अगर अच्छे कोई समाचार हैं तो बाजार ऊपर जा रहा है, कंपनी के नतीजे अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे हैं तो स्टॉक ऊपर भी जा रहा है। आपने एक ही सेक्टर में देखा है, एक स्टॉक के नतीजे अच्छे नहीं थे, वो उसका प्राइस नीचे गया, एक के नतीजे अच्छे थे, उनका प्राइस ऊपर गया। तो बाजार में मुझे लगता है कि एक सैनिटी आ रही है बाजार में, एक जिसको कहें कि एक समझदारी के हिसाब से फंडामेंटल्स में और प्राइस के बीच में जब बड़ा गैप बन रहा था वो गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक सुदृढ़ बाजार के लिए एक लंबे समय के बुल मार्केट में इस तरह का करेक्शन होना लाजमी है। 2003 से 2008 के बीच में जब सेंसेक्स 3000 से 21,000 गया, 7 गुना हो गया था प्राइस 5 साल में और करीब 5-1 साल में, पर उसमें भी 10% के कितने सारे करेक्शंस थे। अभी आपने थोड़े समय पहले बोला अनुज की 2-3 महीने चल गया तो क्या होगा, लेकिन जब इतनी बड़ी तेजी हुई है, हम कोविड के पहले 12,000 के निफ्टी पे पीक था, वहां से हम 7700 पे आ गए और वहां से हम करीब आज 3 गुने से ज्यादा हो गए हैं 4 साल में। तो इतने बड़े ऊंचाई पर जाने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन होना बिल्कुल लाजमी है। नहीं, वो पता है मैंने क्यों कही थी बात? मैं इसलिए कही थी क्योंकि देखिए वो 2003 से 7 के फेज में आप 10% की बात कर रहे हैं, 3 करेक्शन आई थी 30% से ज्यादा वाली, है ना? तो वो टाइम दूसरा था। लेकिन वो नरेंद्र जी, क्योंकि
पैसा जो ये वाला पैसा है ना, इसने वाली करेक्शन देखी नहीं है, उस पैसे ने करेक्शन देखी थी और उस समय हमारी मार्केट एफआईआई ड्रिवन थी, तो वो फिर भी चाहे उनको ड्रॉडाउन्स का शायद उतना एक्सपीरियंस था। ये जो कोविड के बाद पैसा आया, इसने तो पहली बार शायद इस तरह की करेक्शन देखी है। तो सवाल ये उठता है कि फिर क्या वो टिक पाएगा अगर इस तरीके से आपने बोला कि 2-4 महीने अगर और चल गया मार्केट में करेक्शन चल गया, तो फिर वो पैसा रहेगा क्या मार्केट में? वो मुझे पता नहीं है, बट इसलिए हम 1 साल से एसेट एलोकेशन बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों को पता होना चाहिए कि इक्विटी मार्केट वन वे नहीं चल सकता है। एक ही वन वे चलेगा तो फंड मैनेजर का जरूरत नहीं है और बाकी एसेट क्लासेस का भी जरूरत नहीं है। और हमारा व्यू है कि एक करेक्शन बिना मार्केट ऐसा चलना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आईपीओ मार्केट और एसएमई आईपीओ में आपको पता है 2-3 लोग का कंपनी भी पैसा रेस किया ऐसा, और आईपीओ मार्केट में भी एक्सेसेस होता है। जो कंपनी पैसा नहीं रेस करना चाहिए उनको भी पैसा मिल जाता है, उसके बाद वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसके कारण क्या पीरियोडिक करेक्शन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेवल ऑफ रिस्क जो लोग इन्वेस्टर लेता है वो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके बाद उनका नुकसान हो जाएगा। उसके बाद वो लोग मार्केट को ब्लेम करेंगे। एक्चुअली मार्केट को नहीं ब्लेम करना चाहिए, उनको ही ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत रिस्क ले रहे हैं। इसलिए पीरियोडिक करेक्शंस और पीरियोडिक रिटर्न नेगेटिव होना इम्पोर्टेंट है। मेरा टीम में भी 2-3 लोग हैं जो जिनको करेक्शन ही नहीं देखा है, उन 4 साल हो गया मार्केट में रहने के बाद भी वो करेक्शन नहीं देखा है। उनको बोलता हूँ क्यों ऐसा वैल्यूएशन देता है, ये कवरेज स्टॉक को बोलता है, मैं ये तेजी ही देखा हूँ। इसके कारण मैं बोलता हूँ कि पीरियोडिक मंदी अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। हम 35 इयर्स में मार्केट में कितना तेजी देखा है, कितना मंदी देखा है, लेकिन इक्विटी में हमारा इंटरेस्ट और एसेट क्लास इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, और वो मंदी के कारण ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया है एक्चुअली। वो 2020 जैसा मार्केट में कितना माउथ वाटरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिला, इसलिए पीरियोडिक मंदी बहुत जरूरत है मार्केट के लिए। बिल्कुल, वो कई बार ऐसा लगता है अक्टूबर का महीना नेगेटिव जा रहा है, हम लिखते हैं कि मार्केट में नेगेटिव रिटर्न दिए, तो कोई रिप्लाई करता है सर आपने पॉजिटिव की स्पेलिंग गलत लिख दी है। सबको पॉजिटिव रिटर्न्स की इतनी आदत पड़ गई है। तो नरेंद्र जी, तो आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है आप ये साल नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है इक्विटी में, ये भी पॉसिबल है? हाल पता नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, करेक्शन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केट। ओके। एंड जो लोग इक्विटी में हैं, वो जो लोग इक्विटी में हैं उनको नेगेटिव रिटर्न नहीं देखने चाहिए, तो वो इक्विटी में रहने के लिए दे शुड नॉट बी देयर। वो लोग एफडी में ही रहना चाहिए। वो पीपल, वो जो लोग इक्विटी में है वो नेगेटिव रिटर्न देखने के लिए दे शुड बी विलिंग। वो आज मुझे प्रॉब्लम है, मैं जब इन्वेस्टर के साथ बात करता हूँ उनको बोलता हूँ इक्विटी में नेगेटिव रिटर्न आ सकता है, वो लोग देखते हैं एज दो मैं कोई और एक कॉन्टिनेंट से बात कर रहा हूँ। इसलिए ये सब करेक्शन उनको देखना चाहिए, उसके बाद भी इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वही मेरा पॉइंट है। वैसे ऐसा नहीं है कि अर्निंग सीजन में अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं। नवनीत सर, आपकी कंपनी ने तो ऐसे छप्पर फाड़ के नंबर दे दिए। मैं तो देख रहा था उस दिन, वो 2-3 दिन से आपका वो स्टॉक चला, ऐसा जबरदस्त चला। खैर ऑब्वियसली मैं आपके स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पूरे स्पेस की बात कर रहा हूँ, मार्केट से रिलेटेड, चाहे एसेट मैनेजमेंट हो, चाहे एक्सचेंजेस हो, डिपॉजिटरीज हो। क्या ये एक हाइडिंग स्पेस बन सकती है? यहाँ भी रन काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि शायद अगले 5-6 साल की विजिबिलिटी है। आपका इस पर क्या व्यू होगा? मैं शेयर प्राइस के बारे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। जो हम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की बात करते हैं, कि जो एक नई कल्चर है जहाँ पर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, लोगों में एक समझ बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है कि थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर लंबे समय में एक बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, वो एक बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। बाजार में इस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, और नरेंद्र ने और नीलेश भाई ने सही बोला कि इस तरह का करेक्शन आने से थोड़ा एक सैनिटी आता है। एक रिस्क एपेटाइट जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी,
कुछ ऐसे फंड्स हैं जहां निवेशक देख रहे थे पिछले 1 साल का रिटर्न देखो और अगले साल भी आ जाएगा। हमारा एक डिफेंस फंड था जिसने पैसा 1 साल में दुगुना करा, तो लोगों को लगा इस साल भी दुगुना हो जाएगा। हमने तो उसमें सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया, पहले SIP ली और थोड़े समय के लिए तो SIP भी बंद कर दी, कि इस तरह से हर नीचे से पेड़ आसमान तक नहीं उग जाते हैं, बीच बीच में करेक्शंस भी आएंगे, तो वो एक समझदारी बहुत जरूरी है। बट ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड है अनुज भाई। मुझे लगता है कि अभी तो जैसे हमारे 5 करोड़ निवेशक हुए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल में 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है, लेकिन यूनिक शायद 8-9 करोड़ निवेशक होंगे। ये नंबर बढ़ता रहेगा, थोड़ा बहुत बाजार ऊपर नीचे होगा तो उसकी ग्रोथ की रेट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चरल ट्रेंड जो लाइन ऊपर जानी है वो कम नहीं होगी। वही कल मेरी बात हो रही थी सुनील सर से, वो कह रहे थे हमने तो अपना पास परफॉर्मेंस वाला कॉलम हटा दिया है। अब जब हम न्यूज़ लेटर भेजते हैं तो वो पास परफॉर्मेंस का वो हटा ही दिया, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से बढ़ जाती हैं। नीलेश भाई, आपके हिसाब से ये जो सेक्टर है जहाँ पर क्लियरली एक विजिबल है और ये अर्निंग्स बैक्ड है, लेकिन क्या यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन ठीक ठाक है यार? यहाँ पे भी वही हो गया मामला कि कंपनीज तो अच्छी हैं लेकिन स्टॉक्स का भाव कहाँ का कहाँ पहुँच गया? सो अनुज भाई, अगर आप 6 महीने का व्यू लेके देखते हैं तो वैल्यूएशन महंगा है। आप 6 साल का व्यू लेके लेते हैं तो वैल्यूएशन सस्ता है। नज़र का फर्क पड़ रहा है। आज ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, बट अल्टीमेटली पैसा लंबी अवधि के लिए बनता है। आप मार्केट में डेली ट्रेडिंग करते रहेंगे, पैसा बनाना मुश्किल है। लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे, कुछ नहीं करने का पैसा बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक लंबी थीम पकड़िए, अच्छी कंपनी के स्टॉक खरीदिए एंड उसके ऊपर बैठे रहिए। अगर आपको वो नहीं समझ आता तो फिर आप म्यूचुअल फंड में करिए। SIP के जरिए आप देखिए पिछले 20, 25, 30 सालों में लोगों ने क्या रिटर्न बनाए हैं। अब SIP जब करते हैं तो सब इच्छा की पूर्ति हो जाती है, लेकिन अग्नि परीक्षा तो आती है। मार्च 2020 में SIP के रिटर्न 3 साल के लिए नेगेटिव हो गए थे। उस अग्नि परीक्षा में जो पसार हुआ, आज डबल डिजिट रिटर्न कमा रहा है। तो जैसे समंदर में भरती ओट आती है, वैसे मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे। बिल्कुल, नहीं, बहुत सही बात कही आपने। और नरेंद्र जी, इस समय मार्केट में एक कॉन्ट्राबेट कहें या फिर जो मर्जी कहें, जो थोड़ा चलने लगी है वो है प्राइवेट बैंक्स। लार्ज प्राइवेट बैंक्स जो काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वहां पर थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? क्या आपको लग रहा है ये स्पेस आउट परफॉर्म करेगी? हमारा व्यू है कि बैंकिंग, प्राइवेट बैंक के अलावा बाकी सभी सेक्टर में वैल्यूएशन एक्स्ट्रा है कंपेयर टू लास्ट 5 इयर्स। प्राइवेट बैंक एक ही सेगमेंट है जहां प्राइस टू बुक देखेंगे या प्राइस टू अर्निंग्स देखेंगे, लास्ट 5 ईयर एवरेज से लोअर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए हमारा पोर्टफोलियो में इसमें भी देखेंगे तो बाय एंड लार्ज मेरा पोर्टफोलियो में, बिकॉज थोड़ा कॉन्ट्रेरियन वैल्यू स्टाइल है मेरा, टॉप होल्डिंग प्राइवेट बैंक बन गया अभी, और बिगेस्ट वेटेज इन द पोर्टफोलियो भी प्राइवेट बैंकिंग बन गया अभी। और लेकिन बैंकिंग का एक व्यू क्या है कि इट इज द नंबर 1 होल्डिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द फंड्स। सो जब रिडेम्पशन आएगा तो लोग भेजेंगे, इसके कारण उतना डिफेंसिव नहीं रह सकता है, बट यही चीपेस्ट सेक्टर है इन द इंडियन मार्केट आज। आप रिडेम्पशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका? नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्फ्लोस ये महीना भी जब मार्केट गिरा है, इन्फ्लोस आते रहते हैं। ऐसा का SIP का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है और कुछ ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट लेकिन बैंकिंग इज द ओनली चीप सेक्टर इन द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिलेटिवली। रमनीश भाई, आपकी भी नरेंद्र ने कि एक मैच्योरिटी लेवल जो निवेशकों में वो है कि जिस दिन बाजार नीचे जाता है, हमने देखा हमारे नंबर ऑफ परचेज ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं। तो लोगों को पहले ऐसा होता था कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, अगर बाजार गिर रहा है तो एक डर लगता था। अभी ऐसा लगता है कि ये मौका है निवेश करने के लिए। अगर लंबे समय के लिए निवेश करना है तो अगर बाजार नीचे जाता है तो एक अच्छा मौका है, घबराना नहीं है उससे। वो हमने देखा था इलेक्शन वर्डिक्ट के अगले दिन भी, जब 21,000 करोड़ की रिटेल ने बाइंग की थी। लेकिन अमित भाई, उसमें तकलीफ क्या है ना, अब तक हर करेक्शन पे वो बाय कर रहे हैं, पैसा बन रहा है। अगर ये वाली करेक्शन लंबी चल गई तो
वो बना रहेगा या नहीं बना रहेगा वो तो खैर टाइम ही बताएगा। उनको हमारा 30 साल के फंड्स के ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि इतने उतार चढ़ाव देखे अभी तो कुछ हुए नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ फंड्स की एनएवी 2-2 हज़ार रुपए हो गई है। 10 रुपए से फंड स्टार्ट हुए थे। अगर उतना पैसा बन सकता है 25-30 साल में, ऑफ कोर्स वो एक अलग समय था, इन्फ्लेशन ज्यादा होता था, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती थी, वैसा 200 गुना इस समय में संभव हो या नहीं हो, लेकिन एक दिखाता है कि अगर आप एक नियमितता से निवेश करें, एक अनुशासित रूप में निवेश करें तो बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वो जब करेक्शन आती है तो अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर भी एक बार के लिए तो घबरा जाता है। नीलेश भाई नहीं अनुज भाई, आई थिंक हमारी मार्केट में इस वक्त जो लोगों ने काम किया है उसमें बहुत सारे लोगों को ये समझ आ गई है कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। 5 करोड़ निवेशक है म्यूचुअल फंड में, कोविड के पहले 2-2.5 करोड़ थे, बट उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं। 3 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जो लोगों को समझा रहे हैं। कोविड के समय में जब लोगों ने निवेश किया एफपीआई की सेलिंग के सामने, रशिया यूक्रेन के समय लोगों ने निवेश किया एफपीआई की सेलिंग के सामने, तो मेरा विश्वास है कि लोग सोच समझ के निवेश कर रहे हैं। और दूसरी चीज अनुज भाई, आप जैसे एंकर, आपने लोगों को बहुत अच्छी तरह अपने प्लेटफॉर्म से समझाया है कि उतार चढ़ाव आते रहेंगे, अच्छी खरीदारी करनी चाहिए, लंबी अवधि के लिए करनी चाहिए। अब हो सकता है कि कुछ लोग जानने के बाद भी गलत चीज करें, जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू योर हेल्थ, सबने कहा है, बट कुछ लोग सिगरेट पिएंगे। अब उसके लिए तो हम पूरी जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप जैसे एंकर, हमारे जैसे फंड मैनेजर्स, हम सभी ने सही मैसेज दिया है। पिछले 6 महीने से हम कह रहे थे कि मार्केट में वैल्यूएशन महंगा है, कुछ चीजों में ध्यान रखिए, और उसके बावजूद भी वो स्टॉक चल रहे थे, फिर भी हमने एक बार यू टर्न नहीं मारा। तो लोग समझदार हैं, अब कुछ सोच समझ के करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, वो तो खैर आप बोल रहे 90% एफएनओ ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, 6 महीने बाद वो 93% हो गया, तो जिसको लूज करना है उसको तो लूज। ट्रेडिंग का भी सेबी की दूसरी रिसर्च रिपोर्ट थी, इंट्राडे ट्रेडर्स भी इतना पैसा गंवाते हैं, फिर भी लोग करते हैं। बट म्यूचुअल फंड सही है, अपनी एसआईपी जारी रखिए और उसे बढ़ाते रहिए। कुछ ना कुछ तो खैर चस्का है वो ट्रेडिंग का। तो अच्छा नीलेश भाई, आपने एक बात कही थी कि ये अब समय है कुछ अच्छे स्टॉक्स लेने का, और वो जो एसएमई या एकदम माइक्रो कैप है वहाँ थोड़ा सा अवॉइड करने का। आप इस समय अपने फंड्स में क्या ऐड कर रहे हैं इस समय? एसेंशियली क्वालिटी ओवर मोमेंटम। अब कोई कहेगा क्वालिटी की डेफिनेशन क्या? भाई अगर तेरे को क्वालिटी क्या है वो मालूम नहीं है तो फिर म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर। दूसरी चीज, हाई फ्लोटिंग स्टॉक, मार्केट डिस्कवर्ड प्राइसेस ओवर कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स या लो फ्लोटिंग स्टॉक। एंड तीसरा, रीजनेबल वैल्यूएशन ओवर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। तो आज बैंकिंग, आईटी, फार्मा, टेलीकॉम, सीमेंट, ऑटो, इस प्रकार के क्षेत्र में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो क्षेत्र महंगे लगते हैं, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेलवे, लो फ्लोटिंग स्टॉक, माइक्रो कैप्स, मिनी कैप्स, वहाँ पे थोड़ी परहेज रखिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज अनुज भाई है, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए। पिछले 5 साल का ब्रॉड मार्केट रिटर्न 21% था, स्मॉल एंड मिड कैप में तो 30-35% रिटर्न आए। वो रिटर्न आने वाले 5 साल में आने की गुंजाइश बहुत कम है। मार्केट में हमेशा नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है, बट एक रैशनैलिटी यही है कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मॉडरेट कर दीजिए। पिछले 5 साल जैसा रिटर्न आने वाले 5 साल में आने की गुंजाइश बहुत कम है। आप कहाँ बैक कर रहे थे? तो आजकल कोई भी चीज बहुत जल्दी करेक्ट भी हो जाती है, बहुत जल्दी ऊपर भी जाती है। तो जहां पर वैल्यूएशन ज्यादा थे, हमने देखा है पिछले 15-20 दिन में अनुज, आपने देखा है कि किस तरह जोर से करेक्शन हुआ है। कुछ उसमें से ऐसी चीजें होगी जो बहुत महंगी लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, फंडामेंटल्स अच्छे थे, वैल्यूएशंस की वजह से अच्छी नहीं लग रही थी। अगर इस तरह का करेक्शन थोड़े समय और रहा, रिटेल की अनवाइंडिंग हुई, एफपीआई की थोड़ी और सेलिंग हुई, तो काफी क्षेत्रों में कई ऐसे स्टॉक्स होंगे जो हम सिर्फ वैल्यूएशन की वजह से नहीं ले रहे थे, कंपनी के फंडामेंटल्स या सेक्टर के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे थे। बाकी करीब करीब जो नरेन और नीलेश भाई ने बताया, आई थिंक उन सेक्टर्स में कई जगह संभावना है। पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो बहुत वर्षों तक माना जाता था कि इकोनॉमी को प्ले करने के लिए एक प्रॉक्सी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है,
अब ऐसा वैल्यूएशन हो गया है कि वहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनमें काफी बढ़ गई है। नरेंद्र जी, प्राइवेट बैंक्स के अलावा कुछ और बाय कर रहे हैं आप इस समय, या फिर बस जो है एग्जिस्टिंग उसी को संभाल रहे हैं? उसके अलावा और कोई चीप सेक्टर नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्पेशलिटी केमिकल जैसा सेक्टर बहुत दिन से बैड रिजल्ट्स दे रहा है, वो जैसा सेक्टर देखना है या नहीं देख रहे हैं। वो अदरवाइज बाकी सेक्टर बहुत कुछ चल गया है, उसमें क्या बेचना है, मोर टाइम्स अभी स्पेंड कर रहे हैं किसको बेचना है, क्योंकि आधा सेक्टर पीक वैल्यूएशन में है, इसलिए बहुत टाइम चलते हैं किसको बेचना है और किसको बेचना है, फिर क्या लेना है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए लॉट ऑफ टाइम किसको बेचना है। इसलिए इन्वेस्टर साइड में एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए सेबी भी बहुत दिन से अभी बोल रहा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में केयरफुली ट्रेड करो। लास्ट वीक भी अश्विनी भाटिया जी ने एक इंटरव्यू दिया था। तो आई मीन सेबी भी कितना कॉन्वर्जेशन कर रहा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में केयरफुली ट्रेड करो। ये हम भी सभी मीटिंग्स में सबको बताते हैं, क्योंकि आई थिंक द बिगर रिस्क म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हम तो हाइब्रिड और एसेट एलोकेशन मार्केट करते हैं, वहाँ रिस्क ज़्यादा नहीं है। डायरेक्ट इक्विटी, डायरेक्ट डेरिवेटिव्स, ये सब में रिस्क ज़्यादा है। अनलिस्टेड स्टॉक्स, एसएमई आईपीओ एक्सचेंज, वो सब में ज़्यादा रिस्क है म्यूचुअल फंड से। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हो सकता है म्यूचुअल फंड में, वहाँ का लॉस कम होगा कंपेयर टू ऑल दीज एरियाज। वो हम एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली जो लोग एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करता है उसको एक्चुअली देखना चाहिए, क्योंकि सेबी वेट नहीं करता है उसका आईपीओ डॉक्यूमेंट्स को, इसलिए ये सब एक्चुअली ज़्यादा वो मैनेज करना है। और इन्वेस्टर का रिस्क मैनेजमेंट 2020 में कम हो सकता है, क्योंकि सस्ता है वैल्यूएशन, ये मार्केट में उसका रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा होना चाहिए। वो एक्चुअली ये सब हम सभी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टर को एक्सप्लेन करते हैं। खैर, अभी सभी ने रिसेंटली एक एसएमई आईपीओ को पहली बार ऐसा हुआ कि लिस्टिंग से पहले रोक दिया कि नहीं, आपने जो बोला था वो सब उस हिसाब से नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल आप सबसे पूछूंगा मैं, इस साल नीलेश भाई क्या एक्सपेक्ट करें, इक्विटी से कितने रिटर्न्स मिल जाएं तो अच्छी बात होगी? एक साल के व्यू से इक्विटी में निवेश मत करिए, व्यू तो 3 से 5 साल का रखिए। 3 से 5 साल में? दूसरा, एक चीज याद रखिए कि जब महंगाई ज्यादा है तो नॉमिनल रिटर्न ज्यादा रहेगा, महंगाई कम रहेगी तो नॉमिनल रिटर्न कम हो जाएगा। तीसरा, आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर लीजिए। पिछला साल ऐसा था जहां घोड़े और गधे दोनों दौड़े और गधों ने घोड़ों को आउट परफॉर्म किया। इस साल घोड़े दौड़ेंगे, गधे नहीं दौड़ेंगे, तो सोच समझ के निवेश करिए। गधे गिर भी सकते हैं इस साल, ये पॉसिबल है। नरेंद्र भाई, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस साल, कितना रिटर्न? एक साल में नहीं चलिए, 3 से 5 साल में इक्विटी से कितना रिटर्न? क्या बोलते हैं, एसेट एलोकेशन करो। और एसआईपी जो लोग कर रहे हैं, आज शुरू कर रहे हैं एसआईपी, वो लोग 10 साल के लिए एसआईपी करना चाहिए। 2-3 साल के लिए एसआईपी करने में आज जो लोग शुरू किया है वो 3 साल एसआईपी यूजफुल नहीं रहेगा, 10 साल एसआईपी करना है। 10 साल एसआईपी करने के लिए तैयार नहीं है तो एसेट एलोकेशन करना बेटर है, वही हम बोलते हैं। हम अगला साल भी हम नहीं सोच रहा था कि 30% स्मॉल एंड मिड कैप में रिटर्न आएगा, मुझे नहीं उतना ऊपर जाएगा, मैं नहीं सोच रहा था। इसलिए ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन कभी भी ठीक नहीं जाता है। रमेश भाई, लेकिन क्या इक्विटी फिर भी बेस्ट एसेट क्लास रहेगी, क्या फिक्स डिपॉजिट को बीट करेगी? बिल्कुल, आई थिंक फिक्स इनकम में भी ब्याज की दरें अगर पीक पर हैं और आरबीआई ने अपना स्टैंस न्यूट्रल कर दिया है, और भारत में अगर ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक्स देखें तो ब्याज की दरें थोड़ी नीचे हो सकती है साल भर के बाद। पर अगर 7% के आसपास अगर ब्याज की दरें हैं और इक्विटी में आपको 10-12% के रिटर्न मिलते हैं, तो आपको 4-5% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। और भारत में अगर मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करके अगर 4% का इन्फ्लेशन रखते हैं तो 10-12% तो बहुत अच्छा रिटर्न हो जाता है। 7-8% इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न हो गया। चलिए, तो कंसेंसस यही है कि अब अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को थोड़ा मॉडरेट करिए, थोड़ा क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहिए, और पिछले 3-4 साल में जो एक वन वे आपने तेजी देखी है, जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू करें, स्पेशली कुछ छोटे स्टॉक्स में। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यही उम्मीद करूंगा कि संवत आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। तो इस खास कवरेज में इतना ही। एनएससी से आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ।